क्या करना है ना, बैठ जाओ शांति से क्लास में और सुनते रहो जो मैं बोल रही हूँ उसको। तो आज की क्लास में हम लोगों को क्या टारगेट करने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स मैंने आज की क्लास में आपको करने के लिए देते, कौन बताएगा? Photosynthesis in higher plant, respiration in plant and growth and development. ये वाले चैप्टर्स मैंने आपको करने के लिए आज की क्लास में दिए थे। तो उसमें से आप लोगों का जो चैप्टर है कौन सा, मैम प्लांट मॉर्फोलॉजी में तो डेवलपमेंट, मैम उसको हमें मॉर्फोलॉजी डिटेल, एनाटॉमी का भी था। हाँ और plant मॉर्फोलॉजी वाला kingdom भी भी था, उसके अंदर प्लांट किंगडम भी था, ये वाले चैप्टर्स भी थे। मतलब Yes, ma'am. ऑलमोस्ट मैंने आपको बॉटनी वाला सेक्शन दिया था। तो आज की क्लास में हम लोगों का जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा मैक्सिमम प्लांट फिजियोलॉजी, एंड इसके अलावा आपका प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। ठीक है, तो जितना हमसे आज की क्लास में हो पाएगा हम उतना फिनिश करेंगे, रेस्ट विल ट्राई हम उसको होमवर्क में लेंगे। आज की जितना हम आज पढ़ेंगे इसमें से आपको मैक्सिमम नीट का 15% पेपर आप खुद से कवर कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास से पढ़ के। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आप लोगों को ना अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट से कराऊंगी। आई थिंक आप लोग में से बहुत सारे बच्चों के पास होंगे भी वो शॉर्ट नोट्स। मैम जो आपके लिंक ट्री पर है ना, यही वाले। चलो, अब सबसे पहले हमको चैप्टर पढ़ना है रेस्पिरेशन प्लांट। हम लोग टारगेट करेंगे 10-15 मिनट में मैक्स हमको ये दोनों चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ, और उसी से आपके माइंड में चीजें रिकैप हो जाएंगी। इसके अलावा आपको लग रहा है कि मैम ने ये पॉइंट मिस कर दिया बताने में, तो वो आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है, सबसे पहले जब हम रेस्पिरेशन प्लांट स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास 3 रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का हम रेस्पिरेशन कराते हैं, सेकंड नंबर पे हम किसका कराते हैं, फैट का कराते हैं, प्रोटीन का कराते हैं। सेकंड नंबर पे हम फैट का रेस्पिरेशन कराते हैं और थर्ड नंबर पे हम प्रोटीन का कराते हैं। जब प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और एक होता है आपका दूसरा रेस्पिरेशन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये हमारा रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स के बारे में कहानी थी। रेस्पिरेशन में जब हम जाते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ही हम ईएमटी पाथवे भी बोलते हैं, एम्बिडॉन ईएमपी, एम्बिडॉन मेयरहोफ पर्नाज पाथवे, जो कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो अर्थ पे, हर किसी के अंदर ये मिलेगा, एरोबिक हो एनारोबिक हो, हर किसी के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। 10 स्टेप ये प्रोसेस होता है। 10 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। क्वेश्चन आता है कितने स्टेप है, 10 स्टेप है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना हम लोग, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है, ग्लाइकोलाइसिस में हम मोनोसेक्राइड का ही ब्रेक डाउन करा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डाइसेक्राइड है, कोई सुक्रोज है, तो उसको सुक्रोज को हमें पहले ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज नोन एज इनवर्टेज। इनवर्टेज की हेल्प से हम उसको ब्रेक डाउन कराएंगे। और अगर मेरे को ग्लूकोज कराना है तो पहले ग्लूकोज को हमें ग्लूकोज 6 फोस्फेट में करा, एक फोस्फेट ऐड किया, तो इसलिए मेरे को एक एटीपी ब्रेक डाउन करना पड़ा। स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप, ये 2 ऐसे स्टेप है जिसमें हमको एटीपी कंज्यूम करनी पड़ेगी। और फिर मेरे पास बन के आ जाए फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, जिससे मेरे को पता चल रहा है कि फ्रक्टोज की फर्स्ट और 6th पोजीशन पे मैंने 2 फोस्फेट ऐड कर दिए हैं, तो इसीलिए मैंने 2 एटीपी का यूज कर लिया है। पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज एंजाइम हम यूज करते हैं, उसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है। अब ये फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको हमने 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड में ब्रेक कर दिया, ट्रायोस फोस्फेट और एक डाईहेप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। फिर ट्रायोस फोस्फेट को ट्रायोस बिस फोस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए बिस फोस्फेट, मतलब फिर से यहाँ पे क्या लगा है, एक बिस फोस्फेट लगा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 4 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, डायरेक्ट याद रखना है आपको, हमने कितने इक्विवेलेंट यूज किए, 4 रिडॉक्स इक्विवेलेंट। एंड यही वो स्टेप है जिसमें हमको पहले बार NADH मिल गया। कितने NADH मिलेंगे, 2 NADH मिलेंगे, क्योंकि ट्रायोस फोस्फेट से हमारे पास डाईहैप भी ट्रायोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वी हैव 2 ट्रायोस फोस्फेट, 2 ट्रायोस फोस्फेट, तो 2 ट्रायोस फोस्फेट से 2 ट्रायोस बिसफोस्फेट बनेंगे, जिसमें मेरे को 2 NADH मिलेगा। फिर ट्रायोस बिसफोस्फेट से अगेन मेरे पास ट्रायोस फोस्फेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और फिर
आपका पायरुविक एसिड। तो आपको याद रखना है कौन से स्टेप में, पहले 3 स्टेप में हमने देखा एनर्जी कंज्यूम हुआ, फिर हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट से मेरे पास 2 NADH मिल गया, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास एक ATP बन गया। सिर्फ एक स्टेप होता है जिसमें कुछ नहीं हुआ यहाँ पे ट्रायोस के बाद, जब हम 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, इसमें वाटर एंड देन फोस्फेनॉल पायरुवेट के बाद हमारे पास पायरुविक एसिड बन के आता है। तो कौन कौन से स्टेप पे मेरे को एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी, फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे, और एनर्जी मिली कौन कौन से स्टेप पे, कौन कौन से स्टेप पे एनर्जी मिली? 6th और 9th। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिफ्थ भी तो है ना, 5, 6 और 9। 1, 3 स्टेप में हमने यूज किया और 5, 6 और 9 स्टेप में हमने बनाया। क्लियर है ना? पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब ये पायरुविक एसिड, ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से निकल के कहाँ आ गए? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया। वहां पे इसको क्या मिला? COA। व्हाट इज COA? कोएंजाइम ए। उसके साथ कंबाइन किया और इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करने वाले NAD पॉजिटिव के साथ, क्वेश्चन आता है NAD पॉजिटिव कैसे वर्क करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, और इसने एसिटाइल को बनवा लिया, एसिटाइल को ए मिस है ना यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ इसने यहाँ पे 2CO2 रिलीज का। क्यों CO2 रिलीज हो? बिकॉज ये 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल को 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 से 2 कार्बन बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ CO2। यस मैम। और यहाँ पे हमारे पास 2 NADH बन के आ रहे हैं, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल को, और यही एसिटाइल को अब यहाँ से निकल के डायरेक्ट किस में एंटर कर जाएगा? क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। क्रेब्स साइकिल में याद रखने की ट्रिक थी, आ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। ये ट्रिक सबको पता है, जिसको नहीं पता एक बार हैंड रेज करो, फिर मैं नहीं तो ट्रिक के बारे में बताती हूँ। जिसको नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता है, चलो देखो, हमेशा क्रेब साइकिल याद रखने के लिए आपको याद रखना है, अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। साइकिल है, साइकिल में फर्स्ट और एंड पॉइंट कनेक्ट होता है, यस होता है ना, याद रखना है। तो ए से क्या है हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास आया A फॉर एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ने किसके साथ? ऑपरेशन के साथ रिएक्ट किया। ऑपरेशन इज योर ऑक्सालो एसिटेट, OAA। ऑक्सालो एसिटिक एसिड, और इसके साथ कंबाइन करके इसने बनाया सिटी। सिटी इज व्हाट? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से फिर इसने बनाया आइसो सिट्रेट। सिट्रेट। आइसो सिट्रेट से बनाया केप्ट से अल्फा कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारेट या फिर ग्लूटारिक एसिड। साइलेंट से सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? एंजाइम बनाएंगे, सक्सिनाइल कोए बनाएंगे, फिर एंजाइम से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो सक्सिनाइल कोए से फिर सक्सीनेट बन जाएगा। दोनों एसएस वाले हैं, सेम लिख दिया। फोर्थ से फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड। मिलिट्री से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। मैलेट या फिर मैलिक एसिड। ठीक है, तो अब याद क्या क्या रखना है, कौन से स्टेप पे क्या मेरे को फॉर्मेशन हो रहा है, किस स्टेप पे क्या बन के आ रहा है, आपको वो याद रखना है। यहाँ पे कैसे याद रखोगे? मैम इसको एक बार कार्बन नंबर मेंशन कर दो। हाँ, मैं कार्बन नंबर भी बताती हूँ। देखो सिंपल क्या याद रखना है, एसिटाइल को 2 कार्बन है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड 4 कार्बन है, 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलके बनाया 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन है। अब क्या होगा, इस 6 कार्बन से अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन, सक्सीनेट 4 कार्बन, फ्यूमरेट 4 कार्बन, मैलेट 4 कार्बन, ऑक्सालो एसिटेट 4 कार्बन। क्लियर? अब ऐसे अगर आप अलीशा कार्बन नंबर याद रखने की कोशिश करोगे ना तो नहीं याद रख पाओगे। सिंपली क्या याद रखना है, अब मैं आपको इसकी साइकिल बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो साइकिल में आपको अब आप खुद से बताएंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए के साथ कौन कंबाइन किया? ऑक्सालो एसिटेट, क्या बना?
सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी मैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंजाइम बनेगा पहले, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइड, फिर सक्सिनाइड सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, और फिर मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। साइकिल ड्रॉ कर लोगे ना आप खुद से सब। यस मैम। अब नेक्स्ट चीज आती है हमको कि हम इसके अंदर किस स्टेप पे कौन सी एनर्जी बनी है उसको कैसे याद रखेंगे। हमेशा याद रखना सिर्फ एसिटाइल को 2 कार्बन है, ठीक है, और सिट्रिक एसिड बनता है 6 कार्बन, तो इसका मतलब ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन होगा। इस 6 कार्बन से ये एक इसका सिट्रिक एसिड का आइसोमर ही है, सिर्फ 6 कार्बन है। देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट को हमने किससे याद किया था? कैप्ट से। कैप्ट मतलब क्या होता है? रखना किसी चीज रखना, को। है ना। तो किसी चीज को रखने में, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को अपना मोटिवेशन बनाए रखना है तो बहुत मेहनत लगेगी ना। आपको किसी इंसान को पकड़े रखना है, मेहनत लगेगी। तो ये जो हमारे पास ये केप्ट वाला पॉइंट है ना, इस केप्ट में बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत लग रही है तो एनर्जी भी लगेगी ना। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें सक्सेसिव एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इधर भी NADH का फॉर्मेशन होगा और इसके मतलब एक स्टेप पहले भी और बाद में भी, क्योंकि किसी चीज को रखने में बहुत मेहनत लगती है। और एनर्जी अकेले नहीं निकलती, एनर्जी अपने साथ CO2 लेके निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेके निकलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 6 कार्बन था, एक CO2 निकल गया, 5 कार्बन बचे, एक CO2 निकल गया, ये 4 कार्बन। अब सब 4 कार्बन बनते चले गए, क्योंकि हमें ऑक्सैलोएसिटेट को 4 कार्बन बनवाना है, इसलिए अब हम कहीं और CO2 नहीं निकाल सकते। यहां तक समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट चीज आओ, सक्सीनाइल से सक्सीनेट बन रहा है। इन दोनों को हमने किससे याद किया था? साइलेंट, मतलब सक्सीनाइल सक्सीनेट दोनों सेम ही स्टेप में आए थे। यस मैम। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी के बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में निकलती है। मेन एनर्जी सोर्स कौन है? एटीपी। एटीपी का ही सेम कौन है? जीटीपी, तो यहाँ पे एनर्जी कैसी निकलती है? जीटीपी के फॉर्म। और इसी स्टेप को हम फर्स्ट SLP स्टेप भी मानते हैं, क्योंकि पहली डायरेक्ट एनर्जी मेरे को यही मिल रही है। SLP स्टेप मतलब सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, यस मैम, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन वो स्टेप होता है जिस स्टेप पे मेरे को पहली बार डायरेक्ट एनर्जी मिली। अब आप बोलोगे मैम एनर्जी तो कीटो वाले पे मिले, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है ना। अब होता है ना कि किसी की जॉब लगी है, तो जॉब लगने में जो पहली बार सैलरी आती है उसकी खुशी अलग ही होती है, यस बाद में तो आती रहती है। अगर वो पहली बार वाली सैलरी आपको चेक की फॉर्म में मिल जाए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बैंक जाना पड़ेगा, फिर उसको कैश में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आपके हाथ पे पैसे आके होगी। तो पहला स्टेप इसीलिए SLP कौन हुआ? GTP वाला। क्लियर? यस मैम। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे ना स्टोरी वाइज याद, हमेशा याद रहेगा। मैंने अपने टाइम पे याद किया था 11th क्लास में जब मैं थी, और मेरे को कभी रिवाइज नहीं करना पड़ता है कॉन्सेप्ट। ये साइकिल कभी नहीं पढ़नी पड़ती है, क्योंकि स्टेप मैंने स्टोरी बना के इसको याद किया था। अब सक्सीनेट से मेरे पास फ्यूमरेट बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी निकलेगी ना वो अपनी ही फॉर्म में निकलेगी। फ्यूमरेट मतलब फॉर्म, तो एनर्जी की फॉर्म फ्यूमरेट की फॉर्म में कैसी होती है? FADH2, FADH2। फ्यूमरेट से मैलेट मतलब मैलेट M की फॉर्म में तो वो एनर्जी होती नहीं, नो मैम। तो यहाँ पे कुछ नहीं बनता है। और फिर एंड में जब ये हमारा ऑक्सैलेट OA, क्या है ये? ऑपरेशन करने में भी मेहनत लगती है, जब किसी चीज को रखने में मेहनत लग रही है, ऑपरेशन करने में भी, तो यहाँ पे भी हमको NADH2 मिलता है। तो टोटल एक साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में हमको 3 NADH2 मिलते हैं, एक GTP मिलता है और एक FADH2 मिलता है। और इस साइकिल को हम कितनी बार रन कराते हैं? 2 बार। तो जितने भी प्रोडक्ट मिले उन सब की मल्टीप्लाई बाय 2 करके ऐड करके हम टोटल 38 ATP निकाल देते हैं। Yes. और ये साइकिल कहाँ चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। यस मैम। यहाँ पे एक और अच्छा स्टेप होता है, सक्सीनेट से जब फ्यूमरेट बनवाते हैं यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, सक्सीनेट
Dehydrogenase. डिहाइड्रोजिनेज। अब इसी एंजाइम को हमको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये साइकिल कहाँ चल रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट ये एंजाइम रहता कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आप खुद सोच लो इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के मैट्रिक्स में आ रहा है रिएक्शन कराने के लिए, तो इसको तो भाप देना पड़ेगा हमें। Yes, ma'am. ठीक है, और बाकी जैसे काम हो रहा है यहाँ पे वैसे इनके नाम रख देंगे। सिट्रिक एसिड बन रहा है, सिट्रेट सिंथेटेज रख देंगे, आइसोसिट्रेट बना आइसोसिट्रेट सिंथेटेज रख देंगे, बस डन साइकिल। Yes, जिसको ma'am. नहीं आती थी Yes, ma'am. उसको समझ आ गया। चलो, तो ये हमारी पूरी साइकिल मैंने आपको बता दिया, ये सब लिखा हुआ है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेट, ये पूरी साइकिल है। अब ये जितनी भी मेरे पास एनर्जी बन के आई ना, इस सारी एनर्जी को उठा के, अब ऐसा होता ना कि आपके पास किसी ने आपको चेक की फॉर्म में पैसे दे दिए, किसी ने आपको पेटीएम कर दिए, किसी ने गूगल पे कर दिए, लेकिन वो है तो पैसे नहीं ना, पैसों की एक स्टोर्ड फॉर्म है। तो ऐसे ये जो NaDH2 है, FeDH2 है, ये एनर्जी है, बट एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म है। अब मेरे को इससे एनर्जी निकालनी है, जैसे आपको पैसे निकालने हैं गूगल पे, पेटीएम या चेक, हर चीज के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक जाना पड़ेगा ना। Bank. Yes, ma'am. ऐसे ही हमारे सेल के पास भी बैंक होता है, ये सारी स्टोर्ड चीजों को निकालने के लिए। उस बैंक का नाम है ETS, जो कहाँ चलता है? आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। सारे कॉम्प्लेक्सेस का काम नहीं होता। अगर हमको NaDH2 से एनर्जी निकलवानी है तो हम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं 1, 3, 4। अगर मेरे को FeDH2 से एनर्जी निकलवानी है तो कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे 2, 3, 2, 3, 4. 4। याद रखना। एक NaDH2 मेरे को, रिपीट करना ये वाला जो आपने बोला अभी। देखो, अगर मेरे को NaDH2 के अंदर से, हमको पता है ना 1 NaDH2 गिव्स 3 ATP, तो वो इस NaDH2 से ATP बनवाने के लिए इस बैंक के कौन कौन से होता है ना, किसी बैंक में चले जाते हो तो आपको कोई भी काम होता है ना, तो आपको एक टेबल से दूसरी टेबल पे, कि आप टेबल नंबर 1 पे जाओ, टेबल नंबर 4 पे जाओ, टेबल नंबर 5 जाओ, ऐसा होता है ना। सेम चीज यहाँ पे चल रही है। अगर आपको NaDH2 से ATP लेना है तो आपको कौन कौन सी टेबल पे जाना पड़ेगा? टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, 1, 3, 4 पे जाना पड़ेगा। और अगर आपको FeDH2 से एनर्जी निकलवानी है तो आपको टेबल नंबर 2, 3, 4 पे जाना पड़ेगा। और 5 दोनों के लिए कॉमन है। 5 ऐड करना है दोनों में। 5 भी ऐड करना है। 5 क्योंकि 5 का मेन काम है ये ATP बना के देगा। जैसे बैंक में चले जाओ ना, बैंक में एक कॉर्नर ऐसा है जो आपके हाथ में पैसे थमाएगा, बाकी कॉर्नर्स पे वो आपको स्टैंप लगवाएंगे, साइन वाइन कराएंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, वो वाला काम है। और एक काउंटर ऐसा है जो आपको पैसे निकाल, चाहे आप गूगल पे में वाले चले जाओ, चाहे आप किधर से भी चले जाओ, पैसे कौन देगा? एक फिक्स टेबल। ऐसे ये फिक्स है 5th वाला। ATP यही, इसका नाम ही ATP सिंथेटेज है, ATP यही देगा आपको। शीतल, मैम कोई डाउट इसी में है? चैनल होते हैं ना, F0 और F1 हाँ, चैनल. इसी के अंदर F0, F1 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैरियर भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपको 1 से डायरेक्ट 3 तक जाना है, आपको नहीं पता 3 कहाँ है, तो आपकी हेल्प करेगा कौन? यूबिक्विनोन। आपको 3 से 4 पे जाना है तो आपकी हेल्प कौन करेगा? साइटोक्रोम हेल्प करेगा। और ये साइटोक्रोम कहाँ? ये यूबिक्विनोन तो मेम्ब्रेन के अंदर ही रहता है, क्योंकि साइकिल कहाँ चल रही है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर ही रहता है। लेकिन साइटोक्रोम जो होता है ये कहाँ रहता है? इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे रहता है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इन वाले नोट्स में मैंने हर चीज मेंशन की हुई है। यूबिक्विनोन का आपने क्या वर्क बताया? यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 तक लेके आएगा। और सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद रख लेना। 1 का नाम NaDH डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड साइटोक्रोम, फोर्थ मतलब साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम AA3, फिर ATP सिंथेटेज। एक क्वेश्चन ये आता है कि ATP सिंथेटेज को इलेक्ट्रॉन्स कौन हैंड ओवर करता है? साइटोक्रोम C1 हैंड ओवर करता है। मैम कॉपर C1 नहीं, सॉरी A3, कॉम्प्लेक्स. A3। हम्म, मैम इन जो ये कॉम्प्लेक्सेस है इनमें से कोई एक कॉपर का भी होता है ना? BC वाला कॉपर कंटेनिंग होता है।
मैम साइटोक्रोम ए और 3 का A3 साइटोक्रोम A3 आपका इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर करता है एटीपी सिंथेरेज को, 5th कॉम्प्लेक्स को। ओके मैम। यहाँ पे जो आपने लिखा है कि साइटोक्रोम जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो वो सिर्फ थर्ड से फोर्थ में देगा, जो कि हाँ। और ये आपने लोकेशन लिखी है साइटोक्रोम की, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। हाँ, ये साइटोक्रोम पाया कहाँ जाता है? ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। मैम क्लासिफाई ये वाले नोट्स आप शेयर कर दोगे? और पढ़ के नहीं आया ना आप लोग? मैम पढ़ा है लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता लग ही नहीं रहा है। है। मैम ये कॉम्प्लेक्स वाले में कंफ्यूजन होता है। मैम इसमें मैम क्वेश्चन आपको रहता है कल कि ही तो पहले बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी रिवाइज करिए, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं करी, तो आपने बोला था कि मैं कराऊंगी वो, तो मैंने नहीं, प्लांट आई वाज फिजियोलॉजी। एक्सपेक्टेड कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें है मैम ना ये। प्लांट फिजियोलॉजी ना काफी टाइम से पेंडिंग ही है, तो वो एकदम सब दिमाग में याद नहीं आ रही ना, ये सारी साइकिल्स थी इसलिए। तो साइकिल्स आपने वैसे ही पढ़ी, आप ट्रिक के थ्रू पढ़ते इनको तो आपको याद रहती। मैं भी बहुत टाइम बाद पढ़ रही हूँ ये, तो इसीलिए ना चीजें ट्रिक के साथ पढ़ोगे ना तो फिर सेकंड टाइम पढ़ोगे फटाफट याद आती चली जाएंगी। तो चलो फिर से बताती हूँ, हमने क्या पढ़ा रेस्पिरेशन प्लांट में? हमने सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, यूनिवर्सल प्रोसेस था। ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कराया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ट्रायोज, ट्रायोज से ट्रायोज बिस, फिर वहां पे फिर ट्रायोज फॉस्फेट बना, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और फिर पायरुविक एसिड। ऐसे करते करते हम चले गए, 1,3 पे एनर्जी यूज कर लिया, 5, 6, 9 पे एनर्जी बनवा लिया बनवाया। ना। शबनम बोल रही है मैम बहुत फास्ट हो गया है ना। बेटा जब खुद याद हो जाएगा ना आपको भी, तो ऐसी मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोगों के ना बिल्कुल ये हैंडी हो जाए चीजें, कि मैं टॉपिक का नाम लूं फटाफट से आप लोग सारी साइकिल्स के नाम बता दो। अगर ऐसे नहीं हो रहा है ना तो आप खुद सोच के देखो, ग्लाइकोलाइसिस अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको कैसे कर पाओगे इतना जल्दी? आप तो पूरी साइकिल ही सोचते रह जाओगे। वो टाइम बचाने का तरीका होता है। कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते चलो, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना उतना ही कम आपका टाइम लगेगा बायो में, फटाफट क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। NADH 134, FADH 234, 1 से 3 यूबिक्विनोन, 3 से 4 साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम। कैरियर। और एटीपी सिंथेटेज में क्या होता है? एटीपी सिंथेटेज में F0 और F1 होता F1 है। F0 मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, F1 ऐसे बाहर की साइड होता है। इधर से ये 2H पॉजिटिव शिफ्ट करता है और 2H पॉजिटिव से मेरे को एक ATP बन के आता है। कैसे ATP बनता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है? यही आपका केमी ऑस्मोसिस, जो 84th कॉम्प्लेक्स को जब हम यूज करते हैं ना, इसी को केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस हम इसको बोल देते हैं। F0 आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में। F1 आपका मैट्रिक्स की साइड होता है। 2H पॉजिटिव एक एटीपी बना के देता है। एक एटीपी में कितनी एनर्जी होती है? 24 किलो 34 जूल, की 34 किलो जूल, 34 38 होती है ना। में इतनी होती है। ठीक है, एनारोबिक में टोटल गेन हमारा 36 एटीपी का होता है, कैलकुलेशन 38 की आती है। RQ क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, फैट के लिए 0.7, प्रोटीन के लिए 0.9, मैच्योरिंग सीड के लिए मोर देन 1 और जर्मिनेटेड सीड्स के लिए लेस देन 1। इनहिबिटर्स जो आपके रेस्पिरेशन के इनहिबिट कर सकते हैं, साइनाइड, एजाइड, COH2S, H2S है ये आपका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और आपके मेलोनेट या मेलोनिक एसिड आपका सक्सीनेट कॉम्प्लेक्स डिहाइड्रोजन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को इनहिबिट कर देगा। क्लियर? 1 पेज पे पूरा चैप्टर फिनिश। लेकिन ये नोट सिर्फ उसी को समझ में आएंगे जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए नोट्स हेल्पफुल हैं। मैम इसमें PS1 PS2 680 या 700 ये सब भी तो है मैम। वो दूसरा चैप्टर है, क्या कंफ्यूज नहीं होते, दूसरा चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस है वो। Yes, आएंगे उसमें, आ रहा फोटोसिंथेसिस पे। देखो अब फोटोसिंथेसिस हमको मैम कराना है। हाँ बेटा, मैम रेस्पिरेशन वाले पार्ट में तो एनसीईआरटी में लास्ट में पैराग्राफ दिया रेस्पिरेशन इज एन एंटीबॉडिक पाथवे। हम उसकी सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना उस पैराग्राफ की।
एनसीईआरटी ये समझना, देखो एम्फीबॉल हम रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करा रहे हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में वो बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन एंड में आके बोल देते हैं कि वो एम्फीबॉलिक है, मतलब इसके अंदर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों चल रहे हैं, ये बोलता है। और वो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक इसलिए बोल देता है कि भाई जब हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट हो, हम बाहर से खाना नहीं खा रहे, जब मेरी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ग्लूकोज फैट प्रोटीन हम कहाँ से बनवाएंगे, तो जो एसिटाइल कोए बन जाता है ना इस प्रोसेस में, वो एसिटाइल कोए वापस से मेरे को फैटी एसिड और प्रोटीन बना बना के दे देता है। तो वापस प्रोटीन फैटी एसिड भी तो बनवा रहा है वो अगर ब्रेक डाउन करा रहा है, तो इसलिए वो बोल देता है कि ये एम्फीबॉलिक है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों कर रहा है। ओके मैम, मैंने ये लिखा नहीं था, मैं लिख लेती हूँ नोट्स में। ये समरी है उस पूरे पैराग्राफ की। अलीशा कंफ्यूज हो रहे हो ना, चार्ट डिटेल में नहीं पढ़े हुए तो, नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है है ना। मतलब अब आ रहा अगर हाँ अगर ऐसे लग रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो अब क्या होगा ना कि आप जब खुद से पढ़ोगे ना चैप्टर अगर डिटेल में, या पूरा बिल्कुल भी डिटेल मत जाना, आप इसका एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से कर लेना, तो आपको समझ में आने लगेंगी अब चीजें, एक नहीं मैम, सीक्वेंस मेरे बन को जाएगा। चैप्टर अगर मैं अपने एक बार नोट से रिवाइज कर लूंगी तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। वो मैंने करा नहीं है ना काफी टाइम से, मेरी प्लांट फिजियोलॉजी पेंडिंग ही थी, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ अब समझ आ जाएगा आपको, नो वरीज। अब फोटोसिंथेसिस में हमको बेसिक इक्वेशन हमको पता ही है, तो सबसे पहले हमको साइंटिस्ट देखना भाई कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीजें आके हमको डिस्कवर किया था। जोसेफ प्रिस्ले ने, हाँ बेटा ये नो शेयर कर दूंगी मैं, डोंट वरी। जोसेफ प्रिस्ले सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो आए थे 1770, 1770 में एक्सपेरिमेंट किया, 1774 में प्रूफ कर दिया था कि भाई ऑक्सीजन को, मतलब डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन ही जरूरी है ग्रीन प्लांट्स के लिए, ठीक है। फिर जैन इंजन हाउस थे। अब इंजन में क्या होती है, लाइट टाइप से दिखती है, तो उन्होंने क्या प्रूफ किया था कि भाई जो हमारी सनलाइट है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर, क्योंकि उन्होंने इस चीज को प्रूफ कैसे किया था, अब प्रूफ इन्होंने ऐसे किया था, एक एक्वेटिक प्लांट लिया था, उस एक्वेटिक प्लांट को दिन के टाइम पानी में रखा तो उसके अंदर बबल्स बबल्स दिखने लगे पानी में, फिर रात के टाइम रखा कोई बबल्स नहीं आए, तो उससे उनको पता चला कि सनलाइट जब है तभी इसके अंदर बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो बबल्स किसकी वजह से थे, ऑक्सीजन की वजह से थे। ऑक्सीजन। तो यहाँ से इन्होंने सनलाइट का रोल बताया, ठीक है। मनीषा मिंट प्लांट उन्होंने प्रिस्टले ने यूज किया था। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सैक। सैक से याद रखना है सुक्रोज, कि इन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट होता है अपने फूड को सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, पक्का, ये स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की स्टार्च फॉर्म की में फॉर्म में स्टार्च स्टोर की करके, फॉर्म में। और सुक्रोज की है ना। फॉर्म में बनाता इन्होंने, है। हाँ एग्जैक्टली, सुक्रोज की फॉर्म में बना के उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। फिर एंगलमैन है, अब वो एंगलमैन प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट से याद रखना बिल्कुल। एंगलमैन ने एंगल पे लाइट को बेंड कराया, और बेंड कराने में उन्होंने एक सस्पेंशन लिया, उसके अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए और ऊपर एल्गी रख दिया। एल्गी था, लाइट मिलेगी, फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिस रीजन में सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया, इसका मतलब उसी रीजन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बना रहे होंगे यस मैम। हमारा ग्रीन एल्गी, तो उसी रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उन्होंने उस रीजन को देखा, वो ब्लू और हमने क्लेडोफोरा का यूज करा था। क्लेडोफोरा का यूज करा था। क्लेडोफोरा एल्गी का यूज किया था, और एरोबिक बैक्टीरियाज यूज किए थे, ठीक है। और फिर जो हमारे ये नील साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि भाई जो ऑक्सीजन निकल के आ रही है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, CO2 से आ रही है, H2O से आ रही है, तो इन्होंने बोला था H2O से आ रही है। इसको प्रूफ कैसे करके दिया था, इसको प्रूफ किया था रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, बैक्टीरिया H2S का बैक्टीरिया लेके किया था ना आंसर। रेडियो आइसोटॉप, ये था ना, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव बना दिया, फिर मतलब H2O की ऑक्सीजन को, और फिर देख लिया कि जो हमारी ऑक्सीजन बन रही है अगर वो आइसोटॉप बन गई तो H2O से, नहीं तो CO2 से, सिंपल है। और फिर ये भी बोला था कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहा है, वो CO2 के रिडक्शन से बन रहा है, और फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, क्लियर। मैम मैंने तो पढ़ा था इसमें कि नील ने H2S लिया था H2O की जगह, तो फिर वो नहीं आया था। उन्होंने बताया था कि हमारा निकल जो गया? ऑक्सीजन आता है वो H2O से आता है। H2O से आता है, ये H2O बताया था आता है। उन्होंने, हाँ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से इसको बताया था इन्होंने। क्योंकि उन्होंने बोला था अगर H2S लेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे पता ऑक्सीजन नहीं चलता है मिलेगा, H2O से हमारा आ रहा है ऑक्सीजन। ये किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
फिर हमारे पास पिगमेंट जो लाइट को ट्रैप करेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए जो है हमारा वो रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है, और जितने बाकी के पिगमेंट है वो एंटीना की तरह वर्क करते हैं। एंटीना है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, Yes. उसके अंदर 100 ऑफ पिगमेंट यूज होते हैं, हंड्रेड्स, कभी वो थाउजेंड्स लिख के स्टेटमेंट बदल देता है, याद रखना 100, कलर याद रखना इनका। और उस एंटीना में ना क्लोरोफिल ए नहीं होता, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे ना वो लिख के देते हैं कि एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो रिएक्शन सेंटर में आ गया। कलर याद कर लेना इनके, क्लोरोफिल ए, ब्राइट ब्लू, इनके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, तो आपको स्टिकी नोट्स पे बना के लिखने पड़ेंगे। और ये जितने नीचे वाले हैं सारे के सारे, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, मतलब चारों ही मान लो, चारों के चारों फेट सॉल्युबल है, फैट में सॉल्युबलाइज होता है। एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट भी होता है, उसका नाम होता है एंथोसायनिन। ठीक है, जो बाकी एंटीना वाले पिगमेंट है इनका काम होता है ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को लाके रिएक्शन सेंटर तक लाते देते हैं, और हमारे रिएक्शन सेंटर को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब एकदम से क्लोरोफिल ए पे डायरेक्ट लाइट आएगी ना तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर से लॉस करना शुरू कर देता है, तो उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस में स्टेप क्या होता है, सबसे पहले सन से लाइट आई, लाइट को रिसीव किया एसेसरी पिगमेंट ने, एसेसरी पिगमेंट ने उसको रिएक्शन सेंटर को दिया, फिर रिएक्शन सेंटर ने वहां पे वाटर स्प्लिटिंग कराया, वाटर स्प्लिटिंग में जो इलेक्ट्रॉन निकले उस इलेक्ट्रॉन को हम अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, उसको एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा, और फिर वहां से वो डाउनहिल चलते रहेंगे। डाउनहिल चलता है ना, क्वेश्चन आता है डाउनहिल या अपहिल, Yes, ma'am. Z डाउनहिल चलते हैं। ठीक है, ये हमारी जो रिएक्शन चलती है, ये रिएक्शन चलती है एक आपकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में और एक स्ट्रोमल लैमेला में। थाइलाकोइड के अंदर नॉन साइक्लिक, स्ट्रोमा में साइक्लिक, दोनों में कंपैरिजन देख लो, ये कंपैरिजन है। थाइलाकोइड वाली जेड शेप है, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी यहाँ से देखना, जो हमारी नॉन साइक्लिक वो स्टार्ट किससे होती है, PS2 से होती है। कितनी वेवलेंथ की लाइट, 680। फोटोलाइसिस कराने के लिए कौन सा आयन यूज होता है, Mn+2 यूज होता है। वाटर को स्प्लिट कराया, 2H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी। PS2 के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, PS2 के लिए Quinone. क्विनोन है। ठीक है, और फिर इस क्विनोन ने इलेक्ट्रॉन आगे किसको दिए, ये है हमारे साइटोक्रोम्स। ये साइटोक्रोम डाउनहिल चल रहे हैं, सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6 है, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर आपका PS1 को गया। अब ये जो PC है, PC इज प्लास्टोसाइनिन, ये PS2 और PS1 के बीच में कनेक्शन बना के रखने का काम कर रहा है। यस मैम। और इसका एक और काम होता है, ये जो बाहर आपका क्या होगा, बाहर स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहा है, कहाँ पे, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर, ल्यूमन में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, फिर इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, PS1 का आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, FD इज व्हाट, फेरिडॉक्सिन। फिर फेरिडॉक्सिन जब तक आया ना, ये बिल्कुल आपकी मेम्ब्रेन के आउटर साइड में पहुंच गया, बिल्कुल वहां पे एक एंजाइम रहता था NADP रिडक्टेज आउटर साइड में, उसने क्या करा, फटाफट से इलेक्ट्रॉन ले लिया और NADP से NADPH बनवा दिया। तो इस स्टेप में मेरे पास ऑक्सीजन बना, ATP बना और NADPH बना, 3 चीजें बनी। इलेक्ट्रॉन वापस रिसाइकिल नहीं हुए तो बार बार स्प्लिटिंग कराना पड़ेगा, करेगा ना। ये जो हाइड्रोजन बन रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ल्यूमन में इकट्ठे हो रहे हैं, और साथ ही साथ प्लास्टोसाइनिन भी ल्यूमन में और हाइड्रोजन डाल रहा है, और स्ट्रोमा से इसने भी हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, तो स्ट्रोमा के अंदर तो हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो लो हो गया, ल्यूमन में ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का फायदा उठाओ, ल्यूमन से 2 हाइड्रोजन पकड़ो और CF0 CF1 के ATP. थ्रू स्ट्रोमा में शिफ्ट करो और ATP बनवाओ। 2 फायदे, उसकी मेम्ब्रेन में हम मैम। भी ATP वगैरह बनवा रहे हैं, और फिर जो ल्यूमन में ग्रेडियंट बन रहा है उसको ब्रेक कर करके भी हम ATP बनवा रहे हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन का मेजर काम यही है भाई, बहुत सारी ATP बनवा लो, ये सारी ATP फिर हमें यूज करनी पड़ेगी रिडक्शन के टाइम पे।
CO2 फिक्सेशन में बहुत एनर्जी लगती है वहां पे। ऐसे ये साइक्लिक वाला है सेम, स्ट्रोमा लैमेला में चलता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोन, यहाँ पे बार बार स्प्लिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वही इलेक्ट्रॉन रिसाइकल होते रहता है बार बार। ठीक है, प्रोसेस कीमोसिस में भी होता है ना ये CF0 CF1 वाला। मैम? ये PS1 और PS2 ये दोनों प्रोसेस के आउट मेमोरी में भी तो होता है। कीमोस्मोसिस अलग है बेटा, ओके मैम। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस अलग है। मैम जो ये डाउन हियर प्रोसेस है, PS1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था कौन सा है? PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, अब यहां से हमने जितनी भी एनर्जी बनवा ली ना, उस सारी एनर्जी को उठा लो और कहाँ शिफ्ट कर दो, स्ट्रोमा में, क्योंकि अब हमको स्ट्रोमा में क्या कराना है, साइकिल्स बनानी है। ठीक है, C3 साइकिल C4 साइकिल, याद रखना, डार्क रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। C3 साइकिल आपका हर एक प्लांट में चलेगी, हर एक प्लांट विदाउट एनी एक्सेप्शन, लेकिन C4 प्लांट सिर्फ C4 साइकिल सिर्फ उन्हीं प्लांट के अंदर चलेगी जो प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। मतलब जिन प्लांट्स के अंदर ऐसी एडेप्टेशन है कि हम हाई लाइट इंटेंसिटी भी टॉलरेट कर सकते हैं, हम हाई से हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकते हैं, हम हाई इल्ड भी बना के देंगे तुमको। क्रैंच एनाटॉमी उनके अंदर पाई जाती है। क्रैंच एनाटॉमी का मतलब होता है उनके जो जाइलम फ्लोएम है ना, वेस्कुलर बंडल, उनके चारों तरफ एक एक्स्ट्रा सेल की कवरिंग पाई जाती है, जिन सेल्स को बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। उन बंडल शीथ सेल की स्पेशलिटी, उनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, मेम्ब्रेन बहुत थिक है, जिसकी वजह से गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है वहां पे। और एग्जाम्पल मेज और आपका सॉर्गम, ये एग्जाम्पल आप याद रखना। ठीक है, अब C3 साइकिल स्ट्रोमा में चल रही है। ठीक है, क्या हुआ वहां पे स्ट्रोमा में, हमारे पास RUBP है। RUBP इज व्हाट? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। RUBP रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर and most abundant protein in the animal world is collagen। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में लिखी हुई है लाइंस, क्वेश्चन आता है यहाँ पे भी बहुत। रुबिस्को डुअल फंक्शन दिखाता है। रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह भी वर्क कर सकता है, ऑक्सीजनेज की तरह भी वर्क कर सकता है। कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करेगा तो CO2 का एडिशन कराएगा, ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा तो ऑक्सीजन का ऐड कराएगा। अब बात ही आती है वर्क कैसे करेगा, तो डिपेंड करेगा कि मेरे एटमॉस्फेयर में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, CO2 ऐड करा देगा, O2 की ज्यादा है, O2 ऐड करा देगा। ठीक है, अब हमारे पास C3 साइकिल में CO2 की ज्यादा है, तो ये RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, उसमें एक CO2 ऐड कराया, तो स्टेप कौन सा होगा, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन से मेरे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड बना, फोस्फोग्लिसरेट। 3 फोस्फोग्लिसरेट 2 कंपाउंड बनेंगे क्योंकि ये 3 कार्बन है। ठीक है, फिर इससे ट्रायोस फोस्फेट बना, 3 PGA का रिडक्शन कराया मैंने, इसको रिड्यूस करा दिया है। उस रिडक्शन प्रोसेस में मेरे को ATP यूज करना पड़ा वहां पे। ठीक है, फिर ट्रायोस फोस्फेट से, ट्रायोस फोस्फेट कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और 3 वाले कितने ट्रायोस फोस्फेट है, 2 है ना, तो इसका मतलब मेरे पास 6 कार्बन है। फिर उस 6 कार्बन से एक 5 कार्बन वाला RUBP बन रहा है, तो मतलब एक कार्बन कहीं जा रही होगी। अब वो ही कार्बन एक ग्लूकोज बनाने के लिए जा रही है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए तो कितनी कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो फिर इस साइकिल को मेरे को ग्लूकोज बनवाने के लिए कितनी बार रन कराना पड़ेगा, 6 टाइम रन कराना पड़ेगा। तो 3 स्टेप हुए, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, रुबिस्को। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर रुबिस्को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो एडिशन करा रहा है, वो एंजाइम है। 3 PGA वो तो प्रोडक्ट बन रहा है फर्स्ट। लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2, कहाँ देख रहे हो आप लोग? RUBP
सबसे पहला कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो CO2 एक्सेप्ट कर रहा है? RUPP तो है। यस Yes. मैम। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? 3 PGA. 3 PGA। तो 2 क्वेश्चन गारंटेड आता है यहाँ से। 3 PGA, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट और फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। 3 PGA 3 कार्बन कंपाउंड है, तभी तो इस साइकिल को C3 साइकिल बोल रहे हैं हम। यस मैम। Yes, ma'am. और इसके अंदर एनर्जी निकालने का तरीका 3 to 1, 3 ATP 2 NADH 1 CO2। एक ग्लूकोज बनवाने के लिए कितनी ATP लगेंगे? इंटू 6 कर देना, 6 3 जा 18 ATP इंटू 6 कर देना 12 NADH, ठीक है। Yes, ma'am. चलो क्रैंज एनाटॉमी वाली पे आओ। क्रैंज एनाटॉमी वाली साइकिल में याद रखना है हमारे पास इसमें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है पेप, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, वो ग्लाइकोलाइसिस वाला पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर उससे पाइरुविक एसिड बनता था, Yes, ma'am. ठीक है। और फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज पेप और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? OAA. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। याद रखना है 2 सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट। बंडल शीट। बस उसकी एनसीईआरटी ने एक साइकिल दी, उस साइकिल की लेबलिंग याद रखना, उस लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है। पूरी साइकिल मैंने यहाँ पे नहीं बनवाई हुई, सिर्फ वो याद रखना है, ठीक है। उसमें भी सेम होगा। पेप के लिए पहले क्या होगा? सबसे पहले पेप का कार्बोक्सिलेशन होगा, Reduction. पहले कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन नहीं होता। कार्बोक्सिलेशन, फिर डीकार्बोक्सिलेशन और फिर रीजनरेशन। इसमें जो पेप है वो कार्बोक्सिलेशन, 4 कार्बन का है ना? हाँ ये नहीं, ये 4 कार्बन का थोड़ा है ना, ये आपका है कितने कार्बन है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन है बेटा। ओ यस मैम। इसमें फिर हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, जो कि 4 कार्बन का होता है। हाँ, इसीलिए इस साइकिल को C4 साइकिल बोलते हैं। मैम इससे पहले एक मैलिक एसिड भी तो बनता है ना, इसमें 4 कार्बन का। मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है ना। तो इसीलिए मैंने 3 स्टेप बताए ना। अब आप खुद देखो, पेप में पेप के साथ एक CO2 ऐड हुआ तो OAA बना, 4 कार्बन। स्टेप कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलेशन। फिर इससे मैलिक एसिड बनता है, ये मैलिक एसिड बंडल शीट से मीजोफिल में, या मीजोफिल से बंडल शीट में, मीजोफिल से बंडल में आता है, भी होता है ना। 4 कार्बन। तो फिर ये क्या करता है? अपने अंदर से एक कार्बन हटा, एक कार्बन रिमूव कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड में। फिर ये पाइरुविक एसिड वापस किस में जाता है? मीजोफिल में, और रीजनरेशन पेप का कर देता है। तो हुआ ना पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन। और C3 में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन। यहाँ पे ट्रिक होती है मेरी 5 to 1, 5 ATP 2 NADPH और 1 CO2। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज ये होती है ना कि C4 प्लांट नेवर शो फोटो रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इसके अंदर ही CO2 बढ़ रही है, अंदर ही डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इनसाइड द सेल। तो क्या कभी इनकी सेल्स में CO2 की कमी होगी? नो और जब यहाँ पे कभी भी CO2 की कमी नहीं होगी तो क्या कभी भी इनका बिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर पाएगा? No, ma'am. नहीं मैम। नहीं कर पाएगा। तो ये जो CO2 निकलती है ना, ये CO2 निकल के किधर जाती है? ये CO2 निकल के C3 साइकिल में एंटर होती है। क्योंकि मैंने बोला था C3 साइकिल हर प्लांट में होती है, इनके अंदर भी C3 है, बट इनके अंदर स्पेशल C4 भी है। दोनों साइकिल है C3 C4 इनमें। और इन प्लांट के अंदर स्पेशल कैपेबिलिटी, दे नेवर शो फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज इनके इंटरनल ही CO2 का इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ती ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करने की। फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो 5 कार्बन बेचारा क्या करेगा? 3 और 2 कार्बन में ब्रेक हो जाएगा। तो 3 कार्बन फोस्फोग्लिसरेट और 2 कार्बन याद रखना फोस्फोग्लाइकोलेट, 2 कंपाउंड, 3 और 2। और यहाँ पे कोई ग्लूकोज नहीं बनता, कोई एनर्जी नहीं बनती, कुछ नहीं बनता है, वेस्ट है सब। और लोकेशन याद रखना है इसकी आपको, इसी सीक्वेंस में याद रखना है इसको। PCM ECM कुछ मत बता देना, बच्चे करते हैं इसको, बोलेंगे हम शॉर्ट में PCM कर लेते हैं, CPM ही करना। पहले क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया। मैम इसकी ये भी तो ट्रिक है, चलो PM के साथ फोटो खिंचाए हैं।
क्या क्या? चलो पीएम के साथ फोटो खिंचवाए। कुछ भी कर लो, चलो पीएम के साथ फोटो खिंचवाए। लेकिन मैम वो अच्छा नहीं हो जाएगा। हाँ चलो सी सही है। सही है ना? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गए। फैक्टर्स में आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर याद रखना। ब्लैकमैन ने दिया था, कौन सी ईयर में दिया था? 1905 में दिया था। 5। अब इन्होंने क्या बोला भाई, वो फैक्टर जो सबसे लीस्ट अमाउंट में होगा और वही हमारी फोटोसिंथेसिस के रेट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, उसी को हम लिमिटिंग फैक्टर। तो कौन से फैक्टर को लिमिटिंग माना हमने? CO2 वाले को। क्योंकि लाइट को जब हमने देखा तो हमने देखा भाई हम लाइट बढ़ाते जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि मैं लाइट बढ़ा रही हूँ बढ़ा रही हूँ बढ़ा रही हूँ, भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो गया, बढ़ ही नहीं रहा था, तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं हुआ ना, लिमिट ही नहीं कर रहा है हमारे फोटोसिंथेसिस को। लेकिन CO2 कर रहा है, CO2 बढ़ाते जा रहा है बढ़ाते जा रहा है, एक टाइम तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने CO2 बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो हमारा प्रोसेस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। एक लेवल के बियॉन्ड हम जाएंगे तो ये अफेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए CO2 लिमिटिंग है। C3 C4 के लिए अलग अलग सैचुरेशन पॉइंट है। C4 प्लांट के लिए 360 है, C3 के लिए 450 है। C3 प्लांट को मतलब 450 तक वो CO2 टॉलरेट कर सकता है, ऐसे मान के चलना। ठीक है, इसीलिए C3 प्लांट जो होता है इनको हम ग्रीन हाउस क्रॉप्स में कंसीडर करते हैं। ग्रीन हाउस प्लांट सुना है ना? यस मैम। ग्लास वाले वो बड़े बड़े घर होते हैं, उसमें प्लांट रखवा देता है हाई इल्ड हाँ। लाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत CO2, क्योंकि इनका टॉलरेंस पावर ज्यादा है 450 तक। लेकिन C4 प्लांट बेचारे 360 पे ही बोल देते भाई बस अब नहीं और मत बढ़ाओ। और ग्रीन हाउस क्रॉप का 2 नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने, टोमेटो और बेल पेपर, याद रखना है। टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में से किसको ज्यादा अफेक्ट करेगा? लाइट रिएक्शन। मनीषा? डार्क को, क्योंकि एंजाइम यूज किस में? डार्क में। एंजाइम ही तो हीट स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है। और वाटर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता कभी भी। क्यों नहीं डालता? क्योंकि प्लांट के अंदर वाटर की कमी हुई। ठीक है, तो वाटर की कमी होने की वजह से क्या होगा? वाटर स्ट्रेस होगा, स्टोमेटा बंद हो गया ना। AB कराता है ना, एब्सिसिक एसिड, याद हो अगर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, Yes, एब्सिसिक ma'am. एसिड स्ट्रेस हार्मोन उसको हम बोलते हैं, वो बंद करा देगा। अब स्टोमेटा बंद हो गया तो भाई गैस कैसी मिलेगी प्लांट को? अब गैस ही नहीं मिल पाएगी तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, CO2 नहीं मिल पा रही है तो फोटोसिंथेसिस। तो हुआ नहीं हुआ एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वाटर का। यस मैम। Yes, ma'am. तो फाइनली Yes, 2 ma'am. चैप्टर फिनिश। मैंने तो सोचा था 15 मिनट में हो जाएंगे, बट नो वरीज, जितना भी पढ़ा है हमने आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। Yes, ma'am. चलो अब जरा प्लांट ग्रोथ वाले पे भी आ जाते हैं, उसको भी देख ही लेते हैं, चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं इसको भी। प्लांट ग्रोथ वाला किधर से बताना है? मैम उसमें ना बाकी सब हो जाता है, बस वो नहीं होता। उसमें बोलते हैं ना कि साइटोकाइनिन है जैसे, तो वो एपिकल डोरमेंसी को प्रिवेंट कर रहा है। तो ऐसे ना 2-3 केसेस आ जाते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो इसमें ग्रोथ वाला भी नहीं होता बिल्कुल। अभी सिर्फ सुनना, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है ऑक्सिन। ऑक्सिन को मान के चलना, ऑक्सिन एक छोटी हाइट का लड़का है, ठीक है। उसके पास एक बड़ा सा बगीचा है, अकेले रहता है घर में। उस ऑक्सिन ने क्या किया, कहीं से स्टेम लेके आया कट करा के, और उस स्टेम को अपने बगीचे में लगा दिया। उसको नहीं पता था वो स्टेम किस चीज की है। उस स्टेम को कट करा के लगा दिया। अब आपको पता है उसको क्या चाहिए होगा कि उसकी स्टेम में रूट आए, तभी तो ग्रो करेगा आगे, Yes, ma'am. तभी ग्रो करेगा ना। तो उसने Yes, ma'am. क्या करा दिया, क्योंकि ऑक्सिन खुद अपना काम करता है, तो उसने उसके अंदर रूट कराना शुरू कर दी। अब जैसे ही उसके अंदर रूटनिंग होनी शुरू हुई, उसके अंदर फ्लावर आने शुरू हो गए। रूट आएगी तभी तो फ्लावर आएंगे ना। जब फ्लावर आए तब उसको पता चला वो स्टेम किसकी थी, पाइनएप्पल की स्टेम थी। तो पहला फंक्शन रूटनिंग कराता है, रूटनिंग। सेकेंड फ्लावरिंग कराता है, किसमें? पाइनएप्पल में। अब वो अकेला रहता है बेचारा, तो वो क्या चाहता है ना कि भाई जो उसका बगीचा है ना वो साफ सुथरा रहे बिल्कुल। तो वो क्या करता है, अपने बगीचे में
के जो प्लांट है उनको बोलता है कि भाई एक बात सुन लो मेरी, अगर जब तक तुम्हारे फ्रूट्स अच्छे से पकेंगे तब तक गिरना मत, फालतू का मेरा बगीचा गंदा मत करना कि लीफ वीफ गिरते गिरते चले जा रहा है। तो मतलब ये बोलता है अपने प्लांट को कि भाई तुम फ्रूट और लीफ के अर्ली ड्रॉप से बचो, क्योंकि इसको साफ सुथरा रखना है ना। Yes, ma'am. और ये बोलता है कि भाई अगर तुम पक गए हो फ्रूट्स को, आलसी है वो बिकॉज, पक गए हो तो खुद गिर जाओ, लीफ मेच्योर हो गई हो, बूढ़ी हो गई तो खुद गिर जाओ। आए समझ में? यस आलसी लड़का है, साफ सफाई करना पसंद नहीं है, तो अर्ली ड्रॉप को रोकेगा, लेकिन जब मेच्योर हो जाएगा तो ये भी नहीं मन करेगा कि तोड़ के ले आऊं उसको, फ्रूट को, बोले खुद गिर जाओ। ठीक है। फिर उसके अलावा ये क्या करता है ना, इसको चाहिए कि भाई हाइट, मेरी हाइट छोटी है लेकिन मेरे जो प्लांट है ना उनकी हाइट बड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो ये एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। एपिकल डोमिनेंस, वो बोलेगा कि भाई जो एपिकल वाली टिप है ना वो ग्रो करती चली जाए, लेटरल ग्रोथ को रोक रहा है। अब ये ऐसा तो चल नहीं सकता, अब क्योंकि उसकी हाइट छोटी है, प्लांट की हाइट बड़ी है, फाइन, नुकसान तो उसी का है ना उसमें। Yes, बड़े बड़े प्लांट के हाइट हो जाएंगे तो फ्रूट फ्रूट yes, कैसे ma'am. तोड़ेगा। तो फिर उसने मैम सोचा इसलिए तो भाई वो आलसी बन रहा है ना, तोड़ नहीं रहा, कह रहा है खुद गिर जा। खुद गिर जाओ। हाँ, और फिर वो क्या करता है ना, फिर उस चीज को रोकने के लिए, उसको थोड़ा बहुत अकल आ आती है, वो डीकैपिटेशन कर देता है। डीकैपिटेशन का मतलब ये होता है कि शूट की टिप को कट कर दिया, शूट की टिप कट करके लेटरल ग्रोथ होनी शुरू हो गई, मतलब ऐसे मोटापे में बढ़ गए प्लांट्स, हाइट ना बढ़ के ऐसे बड़े बड़े साइज के हो गए। जैसे आप देखते होंगे ना अपने स्कूल के गार्डन्स वगैरह में, वो Yes, ma'am. जो गार्डनर्स होता है वो काटते रहते हैं ऐसे सीजर लेके, ऊपर ऊपर से गुलाई बनाते रहते हैं, यस जैसी हाइट बढ़ती काट देते हैं, तभी वो इतने मोटे मोटे हो जाते हैं प्लांट्स। तो ये ऐसा टी प्लांटेशन में, आपने चाय का अगर कभी देखे होंगे खेत वेत, तो बहुत फैले हुए होते हैं, बड़ी हाइट के नहीं होते। तो ये काम कहाँ करता है, टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग, इन सब में। ठीक है। तो फिर से ऑक्सिन नाम का लड़का था, उसने स्टेम लेके आया, रूटिंग कराया, पाइनएप्पल की फ्लावरिंग कराया, उनको बोल दिया भाई जल्दी मत गिरो, लेकिन अगर मेच्योर हो गए तो गिर जाओ। ठीक है। और उन्होंने बोला बड़ी बड़ी, मेरी हाइट छोटी है लेकिन तुम हाइट बड़ी करो, लेकिन फिर अकल आ गई, डिकैपिटेशन वो भी करना शुरू कर दिया उसने। फिर उसको पाइनएप्पल से मन नहीं भरा, उसने सोचा पाइनएप्पल का तो जूस पीता है, साथ ही साथ टमाटो का जूस भी पीता है, लेकिन उसको टमाटो के बीज पसंद नहीं थे खाने। तो उसने क्या करा, टमाटो तो उगाए लेकिन कैसे, बिना सीड वाले। और बिना सीड वाले कब उगेंगे, जब उसको पार्थिनोकार्पी कराएगा। तो उसने पार्थिनोकार्पी करा दिया उसमें और बना दिए टमाटो पार्थिनोकार्पिक के थ्रू। अब उसने पाइनएप्पल भी उगा लिया, टमाटो वाला भी उगा लिया। अब क्या हुआ, झाड़ फूस आनी शुरू हो जाते हैं ना, हर्ब शर्ब्स आने शुरू हो जाते हैं। आलसी है Yes, ma'am. तो काम नहीं करेगा, उनको काटेगा नहीं, तो हर्बिसाइड की तरह खुद यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है। और अपनी ग्रो प्लांट की, अपने गार्डन की ग्रोथ चाहता है, तो उसको बोला कि भाई जालम फटाफट से तुम डिफरेंशिएट होने लग जाओ, और सेल डिवीजन विवीजन भी करना शुरू कर दिया। ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, कॉमन है सब में, इसलिए इन्होंने ऑल्सो टर्म लिख दिया हमारी एनसीईआरटी, तो सारे सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। यस मैम इससे क्या होता है ना, ट्रिक से याद रखने में ये होता है कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस आपके दिमाग में उस टाइम पे स्टोरी आएगी, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर? चलो, ऑक्सिन हो गया। Yes, ma'am. अब जिब्रेलिन पे आ जाओ। जिब्रेलिन इज लाइक, इसको दूसरे में बढ़ो, जिब्रेलिन जिब्बर, गब्बर, गब्बर शेर। ये था कि मैंने पहले भी पढ़ाया आप लोगों को ऐसे ये चैप्टर, एक बार पढ़ा है मैम। पढ़ा है ना एक बार। हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा है आपको। तो जिब्रेलिन इज लाइक गब्बर शेर, और वो गब्बर शेर है, उसका सपना है एक एल्कोहल की फैक्ट्री लगाना। इमेजिन करो अपने माइंड में, एक गब्बर शेर, सपना फैक्ट्री लगाना। अब अल्कोहल की फैक्ट्री, अल्कोहल किससे बनती है, एप्पल से बनती है, ग्रेप से एप्पल बनती और है, ग्रेप से। शुगर केन से बनती है। एप्पल, ग्रेप, शुगर केन। और प्रोसेस कौन सा लगता है वहां पे, माल्टिंग प्रोसेस, मॉल्टिंग प्रोसेस लगता है। Yes, मॉल्टिंग ma'am. में क्या होता है ना, जितने भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको मतलब ऐसे होता है, कुछ सुखाया उखाया जाता है, उस टाइप का कुछ प्रोसेस होता है मॉल्टिंग में। वो
ये बना अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए। तो उसको क्या करना है, अपना मोल्टिंग का प्रोसेस इंक्रीज करना। मोल्टिंग प्रोसेस मतलब अल्कोहल बनवाना ब्रीविंग इंडस्ट्री में। तो अब वो क्या करेगा, उसका पहला टारगेट है एप्पल। तो एप्पल को बोलेगा भाई एप्पल बड़ी बड़ी शेप के बनो, अपनी शेप अच्छी करो, तभी तो उसकी इल्ड बढ़ेगी ना अल्कोहल की। यस मैम। करेगा। सेकंड यस मैम। सेकंड टारगेट उसका ग्रेप्स है, तो ग्रेप को बोलेगा भाई बड़ी बड़ी स्टॉक बनाओ अपनी, तभी तो उस पे ज्यादा ज्यादा ग्रेप Yes, ma'am. लगेंगे, उसकी इल्ड बढ़ेगी। Yes, ma'am. थर्ड शुगर केन को बोलेगा भाई तुम अपनी इल्ड बढ़ा दो। कितनी इल्ड बढ़ा देगा, 20 टन पर एकड़ इल्ड बढ़वा देगा उनकी। और ये तीनों इल्ड बढ़ते ही उसके मजे। ठीक है। Alcohol लेकिन अब उसका factory बन जाएगी। इससे भी मन नहीं भरता है उसका। क्या करता है वो, जिम्नोस्पर्म के प्लांट को पकड़ता है और जिम्नोस्पर्म के प्लांट को बोलता है कि भाई तुम जल्दी जल्दी मेच्योर होने लग जाओ, ताकि मैं अपनी फैक्ट्री के, वो होता है ना जिम्नोस्पर्म के प्लांट, आपने देखोगे ना ऐसे ऐसे दिखता है, देखो ऐसे, हाँ मैम। है यस ना। मैम। तो इससे सुंदरता बढ़ती है ना किसी एरिया की, बड़े सुंदर से लगता है ये प्लांट। तो ये बोलता है उनके प्लांट को, जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट को, कॉनिफर्स को, कि भाई तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी सीड बनाओ अपने, ताकि मैं तुमको अपने अल्कोहल फैक्ट्री के आसपास लगा सकूं, ताकि Yes. एनवायरमेंट सही बन जाए हमारा। ठीक है। और मोल्टिंग प्रोसेस, मोल्टिंग याद आ गया तो आपको बोल्टिंग भी याद आ जाएगा। जहां मोल्टिंग है वहीं बोल्टिंग है। मोल्टिंग बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोड को बढ़वा देना फ्लावरिंग से पहले। और ये किस में होता है, कैबेज वगैरह रोजेट हैबिट्स वाले प्लांट में होता है। मतलब जो प्लांट का जो फ्रूट बिल्कुल रोज लाइक बनता है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये वाली चीज होती है। बीट रूट, इनमें जिसका फ्रूट बिल्कुल रोज के फ्लावर के जैसे होता है बिल्कुल, उनके अंदर फ्लावरिंग से पहले ही इंटरनोड बनवा देता है ज्यादा ज्यादा। मॉल्टिंग बॉल्टिंग। अल्कोहल किससे बनेगी, एप्पल, शुगर केन, ग्रेप। एप्पल की शेप इंप्रूव कराएगा, ग्रेप के स्टॉक बढ़वाएगा, शुगर केन के को टन्स में बढ़वा देगा। डन। Yes, ma'am. चलो आ जाओ अब साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन का सिंपल सा काम है भाई। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। तो ये क्या करता है ना, ये बोलता है भाई सेल को तुम फटाफट फटाफट डिवाइड करो। तुम्हारा काम है डिवाइड करना, नई नई लीफ बनवाएगा, नई नई क्लोरोप्लास्ट बनवाएगा, शूट की ग्रोथ कराएगा, सारी ऐसी सी चीज कराएगा। अब ये एपिकल डोमिनेंस वाला जैसे गुंजन बोल रहे थे, तो ऑक्सिन क्या कर रहा था, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा था, यस है ना, प्रमोट Yes, कर रहा ma'am. था वो, क्योंकि वो उसकी हाइट छोटी थी, तो वो चाहेगा प्लांट बड़े बने। लेकिन साइटोकाइनिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा, रोकेगा। क्यों, इसको सेल डिवीजन करना है बहुत ज्यादा। तो अब ये सेल डिवीजन करता करता चला जाएगा, तो हाइट, किसी चीज की हाइट बहुत बढ़ जाएगी, तो एक टाइम के बाद तो आगे गिर नहीं जाता है, यस बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये बोलेगा कि भाई मैं मोटापा भी बढ़ाऊंगा, हाइट भी बढ़ाऊंगा, मैं दोनों चीजें करूंगा, तो मुझे एपिकल डोमिनेंस को रोकना है। अब ये हाइट बहुत बढ़वाएगा और चारों तरफ से भी बढ़वाएगा, लेटरल ग्रोथ भी और सब कराएगा, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसको ये भी चाहिएगा ना कि प्लांट के हर एक पार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, क्योंकि मैं जहां भी मैं नई नई सेल बनवा रहा हूँ, अगर मेरी कोई भी सेल, कोई भी प्लांट का पार्ट बूढ़ा होता चला जा रहा है ना, तो मैं उसको वापस से फूड दूंगा जाके, ताकि वो एनर्जेटिक हो जाए। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन भी कराएगा, जिसकी वजह से जो लीफ बूढ़ी होने वाली है, सेनेसेंस में जा रही है, वो उनको डिले कर पाए, उनके बुढ़ापे को रोक पाए। ये भी बुढ़ापे को रोकता है, और हमारा जो गब्बर शेर था ना, वो भी बुढ़ापे को रोकता है, वो भी सेनेसेंस को डिले कराता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको तो अपना फायदा देखना है, वो भी सेनेसेंस को डिले करेगा। एपिकल डोमिनेंस वाला डाउट क्लियर गुंजन? चलो ये हो गया, कुछ हमने मिस तो नहीं किया ना। हाँ, इसी को काइनेटिन बोलते हैं। ये सब चीजें तो आप कर ही लोगे ना, काइनेटिन, ये डिस्कवरीज वगैरह, या एक बार मैं आपको बता भी दूंगी फिर नेक्स्ट क्लास में इसका। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। अब इथाइलिन का ध्यान से सुनना, इथाइलिन और एबीए ये दोनों ना इनहिबिटर के जैसे वर्क करते हैं, लेकिन इथाइलिन के कुछ कुछ फंक्शन प्रोमोटर के जैसे भी हैं, दोनों टाइप्स हैं इसके। तो ये क्या करता है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, राइपनिंग कराता है। अब खुद सोचो, फ्रूट, फूल नहीं, फल को पका रहा है उसको, तो फूल को फिर फल को पकवा रहा है, तो उसके अंदर क्या बोलेगा, क्या कराएगा, सोचो खुद।
किसी को मेच्योर कर रहा है, तो मतलब उसको बुढ़ापे की साइड ले जा रहा है ना, senescence सेनेसेंस को प्रमोट करेगा सेनेसेंस को, ठीक है। और ये एब्सिशन को क्या करेगा, उसको भी प्रमोट। yeah, एब्सिशन मतलब लीव्स फ्लावर्स, क्योंकि पकवा रहा है। अब भाई पकवा के थोड़े ना बोलेगा प्लांट पे रुके रहो, उनको गिरवाएगा भी तो नीचे, फटाफट गिरते रहो, एब्सिशन भी गिराएगा। मतलब बताना एक बार मैम। एब्सिशन देखो दो होता है, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, एब्सिशन मतलब गिरना, लीफ फॉलिंग, फ्रूट फॉलिंग। प्लांट्स में के ऊपर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं, जो लीव्स लगे, उनको बोलेगा फटाफट गिरो वहां से, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करता है ना, ये अब इसको काम है फ्रूट को पकाना, ठीक है। फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है, मतलब एक टाइप से फर्टिलाइजेशन। तो इसको चाहिए भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट मिले पकाने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सीड पे भी काम करना शुरू कर देता हूँ, मैं सीड की भी ग्रोथ कराना शुरू कर देता हूँ। तो सीड की पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, फिर उसके अंदर छोटा सा उसको स्वेल अप करा देगा, और फिर उसके अंदर हुक फॉर्मेशन करा देगा। 3 प्रोसेस याद रखना है। इथाइलिन सीड की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, उसको स्वेलिप करा देगा, और उसके अंदर हुक फॉर्मेशन करा देगा, मतलब ऐसे। मैम इसको ये बोल सकते हैं कि ब्रेक डोरमेंसी। हाँ, डोरमेंसी तो ब्रेक कर रहा है। ये देखो, ये सीड है, ठीक है, ये सीड ग्रो हुआ, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो कराया, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे पकवा दिया, एंड फिर इसके अंदर ऐसे हुक फॉर्मेशन करा दिया। जब भी आप कोई भी सीड देखेंगे ना, तो सीड ऐसे ही आपको दिखाई देगा। बुढ़ापे को प्रमोट कर रहा है, अर्ली फॉलिंग करा रहा है, और ग्रोथ वही हॉरिजॉन्टल, स्वेलिंग और हुक, 3 चीज याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें, देखो, फ्रूट की राइपनिंग करा रहा है। अब किसी चीज को पकवा रहा है, तो पकाने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। अब सीड को क्या करा रहा है भाई, सीड को बोल रहा है कि भाई आप सीड फटाफट ग्रो करो, ताकि मुझे ज्यादा ज्यादा फ्रूट मिल पाए पकवाने के लिए। तो सीड को बोलेगा कि भाई आप जर्मिनेटिंग पीरियड मतलब अपना जर्मिनेट करना शुरू करो, डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, और जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। किसमें, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इस इथाइलिन को इसको पकवाना है। तो पकाने के लिए, अब ऐसे होता है ना कि आप लोगों को एक चीज, जो वेट गेनिंग वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि वेट गेनिंग के लिए पीनट बटर कितना जरूरी होता है, पीनट पोटैटो बनाना, हाँ है ना। तो यहाँ पे चीजों को पकवा रहा है, तो पकवाने के लिए क्या कर रहा है, उसको पीनट बटर खिला रहा है, उसको पोटैटो खिला रहा है, पीनट बटर पोटैटो। और राइस भी वेट बढ़वाता है, तो ये राइस में भी काम करता है, पीनट बटर, राइस और पोटैटो। तो पीनट बटर के अंदर और राइस के अंदर, इनके अंदर ये मेन काम करता है। और राइस प्लांट के अंदर क्या करता है, राइस प्लांट जो होता है ना, जो डीप वाटर में होता है, वो पानी के अंदर ही रहेंगे बिल्कुल, तो बेचारे पानी के अंदर खराब हो जाएंगे। तो उनको बोलता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी ना वो इंटरनोड बढ़वा देता हूँ, इंटरनोड बहुत बड़ी कर देता हूँ, ताकि तुम पानी के सरफेस के ऊपर आ जाओ, ठीक है। राइस प्लांट को बोलता है ताकि पानी के सरफेस के ऊपर आ जाओ। मैम जो और आपने वेट बढ़ाने का बोला वो क्या बताया था आपने? मैंने बोला कि थाइलिन का काम है पकवाना किसी चीज को, तो कोई चीज एक कच्ची है और एक पक्की है, तो पक्की होने में उसका वेट बढ़ता है ना, एक टाइप से। तो वेट, नॉर्मल वेट बढ़वाने वाला इंसान है तो क्या क्या खाता है, पीनट बटर खाएगा, पोटैटो खाएगा, राइस खाएगा, इन्हीं चीजें तो बोलता है ना ये ज्यादा खाओ, यस मैम। वेट बढ़ता है। तो वही चीज है यहाँ पे भी, पीनट बटर, पोटैटो, राइस। राइस को बोल रहा है भाई तुम पानी के अंदर क्यों छिपे हुए, तुम बाहर निकलो, तुम्हारी इंटरनल बढ़ेगी, तुम सरफेस के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये प्लांट्स के अंदर रूट की ग्रोथ भी कराएगा, रूट हेयर्स भी बनवाएगा। क्यों, क्यों रूट की ग्रोथ करा रहा है, क्योंकि भाई कोई चीज पक रही है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है, तो पानी तो उसको चाहिएगा ना। तो रूट, जितना ज्यादा रूट ग्रो करेगी उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी, जितना ज्यादा रूट हेयर होंगे उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगी। और इसके साथ साथ इसको वो वेट गेन के लिए पाइनएप्पल भी जरूरी होता है, पाइनएप्पल खाया करो, उससे क्या होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है पाइनएप्पल से। तो उसके अंदर भी फ्लावरिंग इनिशिएट कराता है ये। तो इथाइलिन में याद रखना, पाइनएप्पल, ठीक है, पीनट पोटैटो राइस, पाइनएप्पल पीनट पोटैटो राइस, क्लियर। और बाकी ये मैंगो यस वैंगो मैम। वाले, इसी
वैसे इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते कभी भी इतने ज्यादा, वो वाला क्वेश्चन याद रखना, एथिफोन वाला। एथिफोन क्या होता है? इथाइलिन का ही एक्वस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं। फिर आ गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम है भाई सारा का सारा उल्टे काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। ये क्या करेगा? ये प्लांट का एब्सिशन को भी बोलेगा कि भाई तुम जल्दी जल्दी गिर जाओ, और जल्दी जल्दी गिरवा कौन हो रहा था? इथाइलिन भी, क्योंकि वो पका रहा था तो चाहेगा ही जल्दी जल्दी गिरो। सीड को बोलेगा कि भाई तुम जर्मिनेट मत करो, तुम डोरमेंसी पीरियड में ही रहो, क्योंकि उल्टे काम करना है इसको तो। ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ को भी इनहिबिट कर रहा है, सीड को जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, सीड के अंदर प्लांट के अंदर स्टोमेटा को क्लोज रखवा रहा है, तो इसका मतलब एक अच्छा काम कर रहा है। स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, और ये सीरियस को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, यस मैम। याद रखना है। फिर सीड की डेवलपमेंट, मतलब अब बोला ना कुछ उल्टे काम कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छे भी कर रहे हैं। अच्छे में क्या था? स्ट्रेस हार्मोन है, स्टोमेटा को क्लोज रखवाता है। सीड की डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डोरमेंसी, इन चीज में इसका इंपॉर्टेंट काम है। मैचुरेशन को प्रमोट करता है बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी। ये क्या करता है? अब डोरमेंस सीड को बोल रहा है कि भाई तुम ज्यादा टाइम तक इनएक्टिव रहो, ताकि तुमको इनएक्टिव क्यों रखवा रहा है? क्योंकि अभी जो बाहर का एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, वो आपके अनफेवरेबल है, तो आप सोए रहो। अभी क्या होता है ना, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं तो वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो मम्मी उनको क्या बोलते हैं? बेटा बहुत सर्दी हो रही है, अभी मत उठो, ब्लैंकेट में लेटे रहो। बोलती नहीं बोलती है? तो लेकिन अगर हम उसको अच्छे से सोचें तो एक नॉर्मल वे में, तो हमको ये लगता है ना कि बच्चों को एक्टिव होना चाहिए, जल्दी सुबह जल्दी सो के उठना चाहिए, यस लेकिन वो कहीं ना कहीं फायदा भी तो कर बता रही है ना, मम्मी सर्दी लग जाएगी, हो जाएगा। यस तो मैम। ये अगर उसको बोल रहा है सीड को कि भाई तुम ज्यादा टाइम तक सोते रहो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है ना। तो रीजन क्या है? क्योंकि आसपास कंडीशन अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, इसलिए वो बोल रहा है। और एबीए कैसे वर्क कर रहा है? जीए के एंटागोनिस्टिक। क्यों? क्योंकि जीए क्या कर रहा था? सीड को बोल रहा था कि भाई सीड तुम डोरमेंसी से बाहर आओ, जर्मिनेट करो फटाफट। किसके सीड को जर्मिनेट करा रहा था? कॉनिफर्स के, जिम्नोस्पर्म के। लेकिन एबीए बोल रहा है नहीं, तुम डोरमेंसी में रहो, तुम बाहर मत आओ। यस मैम। अब बताओ, आया समझ में? चैप्टर हो गया Yes, हमारा ma'am. चैप्टर फिनिश। Yes, इसके ma'am. अलावा बच जाता है क्या? इसका वो एक्सपेरिमेंट वाला, वो आप कर ही लोगे। इसमें फ्यूजी किरोई है, FW वेंट, चार्ल्स डार्विन, 3-4 साइंटिस्ट लोगों के नाम है, उनको पढ़ लेना। हो गया। मैम इसमें से बस हार्मोन वाला चैप्टर आएगा क्या? हाँ बेटा, इसके बाद वाला कट है सारा, वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोमेन, सब कट है। मैम इससे जो पहले डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, मैम उनसे इसमें क्वेश्चन नहीं 5 आते। चीजें ही पढ़नी है ना, मतलब एब्सिसिक एसिड ये जो आपने 5 पढ़ाए हैं इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हाँ, सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन तो बेटा देखो अनीशा बहुत सिंपल है, वो तो हम सेकेंडरी ग्रोथ में हम पढ़ के आए थे। अब सिंपल चीजें मैंने आपको इसको भी मैंने आपको एक अलग तरीके से बताया हुआ है। लाइक कि आपका अभी क्या है, आपका एक सेल है, सेल बन के तैयार हुआ, डिवाइड करा सेल। सेल डिवाइड करने के बाद अटेंडेंस फॉर्म मैंने भेज दिया है। सेल डिवाइड करने के बाद क्या करता है मतलब आता ना, एक कंडीशन आती है कि अब भाई आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, बहुत मस्ती कर ली, अब मेच्योर हो जाओ। तो मैच्योरेशन के लिए वो क्या करता है? अपने अंदर डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करके मैच्योर हो गया। लेकिन फिर उसके पास वापस ऐसी बहुत सारे पैसे वैसे कमा लिए, अब उसके मजे के टाइम आए तो अपनी मेच्योरिटी हटा के वापस बचपन में आ गया, डी डिफरेंशिएशन, फिर डिवाइड करने लग गया। लेकिन फिर उसके पैसे वैसे खत्म हो गए, फिर उसको मेहनत करने का टाइम आ गया, फिर रीडिफरेंशिएशन आ गया। सिंपल याद रखना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मेच्योर होना। अगर कोई चीज मेच्योर है तो कभी डिवाइड नहीं करेगी। डिफरेंशिएशन में है, मेच्योर है, डिवाइड नहीं करे। डी डिफरेंशिएशन, मेच्योरेशन को हटा दिया, वापस डिवाइड कराने लग गए। रीडिफरेंशिएशन, वापस उसको मैच्योरेशन में लाया, उसका डिवीजन रोक दिया। बस हो गया। यस मैम डन। मैम तो जो अभी बाकी वाले चैप्टर्स में आपसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप बाकी वाले, बट आई वांट कि आज मेरे पढ़ाने के बाद ये तीनों चैप्टर तो आपके 100% हो जाने चाहिए। तीनों Yes, ma'am. चैप्टर, तीनों चैप्टर कैसे करोगे? एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से, एक बार बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो, एक एक लाइन। नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर अली वाली बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ जी बेटा, रिकॉर्डेड क्लास मिल मैम अभी जाएगी। टाइम लगेगा इन तीनों चैप्टर को 100% करने में।
हाँ तो बेटा टाइम ले लो अभी इस, क्योंकि आज हमने 11th